जादुई हीरो का तालाब। आज तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। धूप इतनी तेज है। हे ईश्वर, इस धूप के प्रकोप को थोड़ा तो कम कर दीजिए। कड़ी धूप और गर्मी के बावजूद सविता रोज की तरह घाट पर कपड़े धोने पहुंच गई। कपड़े धोते धोते अचानक ही उसका साबुन तालाब में गिर गया। हे भगवान, ये क्या! एक तो पहले ही इतनी देर हो गई है, अब साबुन भी तालाब में गिर गया। ढूंढ कर लाना होगा, वरना मेरे सारे कपड़े ऐसे ही रह जाएंगे। इतना कहकर सरिता जैसे ही पानी में उतरी, उसका पैर फिसल गया और वह गिरकर बेहोश हो गई। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है। अरे, यह कौन है? लगता है बेहोश हो गई है। इसके बाद वह औरत सविता को होश में लाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में सविता होश में आ जाती है। अरे, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? आज गर्मी बहुत ज्यादा है और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, इसीलिए चक्कर आ गया। ऐसा क्यों कह रही हो? इतनी मेहनत का काम करती हो, अपना ध्यान नहीं रखोगी तो तबीयत तो खराब होगी ही ना। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है। घर में इतना अनाज भी नहीं है कि हम 2 वक्त का खाना भी खा सकें। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो सकता है शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बहन, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे परिवार गरीब जरूर था पर सुखी बहुत था। मेरे परिवार में मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे पति और एक छोटी ननद है। मेरे पति गांव के पास वाले कारखाने में काम करते थे। एक दिन काम से आते वक्त उनका गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? वह ठीक तो हो जाएगा? बहुत ज्यादा ही चोट लग गई है क्या उसको? आपके बेटे की हालत अच्छी नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भगवान पर भरोसा रखिए। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की पर मेरे पति की जान तो बच गई, पर एक्सीडेंट की वजह से उनके दोनों पैर ही खराब हो गए। अब वह चल फिर नहीं सकते और इसी वजह से उनके कारखाने की नौकरी भी छूट गई। हे भगवान, ये कैसा अत्याचार है हम गरीबों पर। अब मैं अपने घर परिवार को कैसे संभालूंगा? बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना था, बहन की शादी करनी थी। अब तो मैं खुद ही इस परिवार पर बोझ बन गया हूँ। हे भगवान, तुझे हम गरीबों पर दया नहीं आती। मेरा जवान बेटा मुझसे इस हालत में नहीं देखा जाता। इससे अच्छा तो मेरी जान ले लेता। ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। क्या अच्छा हो जाएगा? घर में तो पहले से ही इतनी तंगी थी जब मैं अकेला ही कमाने वाला था। अब मेरी ऐसी हालत है, अब तो कोई भी कमाने वाला नहीं। अब घर कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं काम करूंगी। जैसी भी होगी रूखी सूखी हम गुजारा कर ही लेंगे। आप अपने आप को कोसिए मत। हाँ भाभी, मैं भी आपके साथ काम में हाथ बटाऊंगी। हम दोनों जने मिलकर काम करेंगे तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसी तरह आरुषि ने गांव के जमींदार के घर में काम करना शुरू कर दिया और मैंने ये धोबी का काम पकड़ लिया। इससे जैसे भी था खर्चा निकल जाता था हमारा, और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके मैं अपने पति को एक बार बड़े अस्पताल ले गई। वहाँ डॉक्टर ने हमें बताया, आप चिंता मत कीजिए, इनका एक ऑपरेशन होगा, उसके बाद ये पहले की तरह चल फिर सकेंगे। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आएगा ऑपरेशन का? 5 लाख रुपए लगेंगे इनके पूरे ऑपरेशन पर। पर डॉक्टर साहब, इतने ज्यादा पैसे तो हमारे पास नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, हम इंतजाम कर लेंगे। पर ऑपरेशन कब तक करना होगा इनका? आप जितनी जल्दी हो सके करा लीजिए, ज्यादा देर करना अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर की बातें सुनकर हम घर वापस आ गए। सविता, डॉक्टर की ऑपरेशन वाली बात माँ और बाबूजी को मत बताना। क्यों जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक बार मैं अपाहिज हो चुका हूँ और उन्हें बहुत दुख है इस बात का। और अगर उन्हें पता चलेगा कि ऑपरेशन हो जाए तो मैं पहले की तरह चल फिर सकूंगा।
और पैसे की कमी से मेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता। यह जानकर वह और भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं और आरुषि मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे तो आपके ऑपरेशन का खर्चा भी निकल ही जाएगा। बस आप हिम्मत मत हारिए। फिर एक दिन अचानक आरुषि रोती हुई घर आ गई। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? अरे बता, क्या बात हो गई? माँ मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों आरुषि, ऐसे अचानक से तुझे काम से क्यों निकाल दिया? क्या बताऊं भाभी, जमींदार का बेटा अच्छा इंसान नहीं है। वह आते जाते मुझसे बहुत गलत बातें करता था। जब मैंने उसके मुंह पर उसे अच्छे से जवाब दे दिया तो उसने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाकर काम से निकलवा दिया। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतना सब हो गया और तू हमें अब बता रही है? भैया, मुझे भी क्या पता था कि वो इतना गलत इंसान है। हालांकि मालकिन ने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया। वह तो पुलिस बुलाने की बात कर रहा था, पर मालकिन ने मना कर दिया कि पुलिस को नहीं बुलाएंगे। आरुषि, तुम घर पर ही माँ बाबूजी का ध्यान रखो। तुम्हें कल से कहीं काम पर जाने की जरूरत नहीं है। और इस तरह बहन, अब मेरे परिवार में कमाने वाली मैं अकेली ही रह गई हूँ। सारे घर की जिम्मेदारी है मुझ पे। वाकई में बहन, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, इसीलिए तुम इतनी परेशान हो। हाँ बहन, मुझे जल्दी जल्दी कपड़े धोकर वापस भी करने हैं। बातों बातों में तो समय का पता ही नहीं चला। इतना कहकर सविता ने जैसे ही पानी में हाथ डाला साबुन निकालने के लिए, तो उसके हाथ में साबुन की जगह एक बड़ा सा हीरा लग गया। हे भगवान, ये तालाब के अंदर हीरा कहाँ से आ गया? किसी का छूट गया होगा। ऐसे हीरे तो राजा महाराजाओं के पास होते हैं। यह तुम्हारे लिए है सविता। भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह जादुई तालाब है, इसमें से तुम्हें हमेशा ही हीरे प्राप्त होंगे। बातों ही बातों में सविता का कपड़े धोने वाला ब्रश भी तालाब में गिर गया था। वह जैसे ही उसको बाहर निकालती है, वह भी हीरे में बदल जाता है। यह देखकर वह बहुत चौंक जाती है। मुझे उम्मीद है इससे तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं भी सुलझ जाएगी। सविता ने उस तालाब से ऐसे ही कुछ अपनी चीजें फेंक कर उन चीजों को भी हीरों में बदल लिया। वह सभी हीरे इकट्ठा करके घर ले जाती है और उसने सबको तालाब पर हुई घटना के बारे में बता दिया। सभी बहुत खुश हुए। जल्द ही सविता ने अपनी ननद की शादी भी करवा दी और अब उसने धोबी का काम छोड़कर गांव में अपना छोटा सा सिलाई सेंटर खोल लिया, जिसमें वह गरीब बच्चियों और महिलाओं को मुफ्त में सिलाई का काम सिखाती थी। और जल्द ही उसने अपने पति का ऑपरेशन भी करवा लिया। अब उसके पति सुरेश दोबारा से अपने काम पर जाने लगे और जादुई हीरो के तालाब ने उनके जीवन में खुशियां भर दी। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।